हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी तरह के डिस्टरबेंस से दूर हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा स्टोरी है इलेक्ट्रिक करंट का, वो सुनते हैं। ठीक है, अगर एक कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रखा गया है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर free electrons moves with a velocity in the order of 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर रूम टेम्परेचर पे एक कंडक्टर रखा गया तो उसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स रुका हुआ नहीं है, वो काफी हाई वेलोसिटी से 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड से कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, और ये मूवमेंट कैसा है? ये मूवमेंट है रैंडम। ठीक है, ये मूवमेंट कैसा है? रैंडम मूवमेंट है। मतलब कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर देखें, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे 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 बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इधर मूव कर रहा है U1 से, ये इधर मूव कर रहा है U2 से, ये इधर मूव कर रहा है U3 से, ये इधर मूव कर रहा है U4 से, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और इस वेलोसिटी को जो ये 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में जो इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे मूव कर, मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है? लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मान लो कि ये कंडक्टर कहीं रखा गया है कोई अदर टेम्परेचर T, ठीक है, इस कंडक्टर का टेम्परेचर 25 है और ये किसी जगह पे रखा गया है जिस जगह का टेम्परेचर T है। सो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस है और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं, ये कौन सा, क्यों मूव करेगा? सबसे पहले तो ये जानिए, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण मूव कर रहा है। और जो वेलोसिटी होता है, ये इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं और ये मूवमेंट इतना रैंडम होता है बच्चों कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी को हम लोग 0 मान लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हो तो सबसे पहली बात कि उसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन में है, काफी रैंडम मोशन में है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। मतलब इस कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो पूरा का पूरा रैंडम है। ये इतना रैंडम है कि हम लोग इसे, इसका जो एवरेज वेलोसिटी है उसे 0 मानते हैं। ठीक है, क्यों 0 मानते हैं? क्योंकि मूवमेंट कैसा है? रैंडम। ठीक है, क्लियर है? इतना बात समझ में आया? अब अगर हम लोग किसी कंडक्टर का, इस मान लो इस कंडक्टर का कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया देखे, ठीक है, तो क्योंकि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रैंडम है, ऐसा लगता है कि जितना इस टाइम डेल्टा टी टाइम्स में इस सरफेस के इधर जितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर भी उतना ही इलेक्ट्रॉन्स आएगा। मतलब कि नेट चार्ज का मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ नेट चार्ज इज 0। मतलब कि हालांकि हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर मूवमेंट में है, मूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि सभी रैंडमली मूव कर रहे हैं, नेट चार्ज का मूवमेंट किसी कंडक्टर में किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस में क्या होता है? 0 होता है। और क्योंकि नेट चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ गया। तो ये इसको बैलेंस कर लिया, इधर एक पॉजिटिव आ जाए, इधर एक नेगेटिव आ जाए, बैलेंस कर लिया। इसका मतलब नेट चार्ज क्या मूव कर रहा है? नहीं, नेट चार्ज का मूवमेंट किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस में नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में करंट क्या होगा? 0 होगा। मतलब कि अगर आप किसी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर रख देते हो तो उस पर करंट क्या होगा? 0 होगा। मतलब वो कंडक्टर से करंट पास नहीं करेगा, जो कि हम लोगों को पहले से पता था, लेकिन इसके बीच का ये सारा स्टोरी है, ये हम लोग सीख पाए। ठीक है ना? क्लियर है? सेकेंड स्टोरी में चले। अब कंडक्टर को क्या करेंगे? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, ओके। अब इस कंडक्टर को क्या करेंगे? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये है ई एक्सटर्नल और यहाँ ये है हम लोगों का कंडक्टर। ओके, अच्छा, तो क्या होगा
मेरे ख्याल से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, राइट, मतलब इस साइड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा और इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट, समझ में आया? तो जैसे ही सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इधर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस एंड में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट। जैसे कि मान सकते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, उसे यहाँ से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहाँ पे n e चार्ज, यहाँ पे कितना हो जाएगा, n e नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे n e पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आया? ओके। इसके कारण क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कंडक्टर के अंदर विद इन द कंडक्टर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, सो ई इंड्यूस। अब देखा ये क्या है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया कि कॉपर का रूम टेम्परेचर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, मतलब कि इतना बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस कंडक्टर को रखोगे, ये अपने अंदर में इधर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और अपने अंदर इंड्यूस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं ई इंड्यूस्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई एक्सटर्नल, ये लिख सकते हैं ना, ई इंड्यूस्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई एक्सटर्नल। हम लोगों को पता है ये नेगेटिव साइन किस लिए, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ऑब्वियसली ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर है, दोनों को इक्वल कैसे करें, सो नेगेटिव, एक्सटर्नल का नेगेटिव लगा दिए, मतलब दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक का डायरेक्शन ये है, एक का डायरेक्शन ये है। सो अगर पूछा जाए कि इस कंडक्टर के इनसाइड में ई नेट कितना है, सो ई नेट कितना हो जाएगा, एक तो ई इंड्यूस हो जाएगा प्लस ई एक्सटर्नल हो जाएगा, राइट, ई इंड्यूस्ड प्लस ई एक्सटर्नल। लेकिन ई इंड्यूस्ड कितना होता है, माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल के बराबर, यहाँ माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ई नेट इक्वल टू 0। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। ये बात समझ में आया? ये क्या हुआ है, इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। नेट एक्सटर्नल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या है, 0 है। तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, क्या कोई करंट फ्लो करेगा, बताइए, नहीं। तो करंट यहाँ पे भी क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे भी करंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका वेलोसिटीज अगर देखा जाए तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाय n, ये क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो इसे क्या कहेंगे, u एवरेज, राइट। और हम लोगों को पता है कि इनका वेलोसिटीज, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी क्या होता है, रैंडम होता है, जिसके कारण ये क्या होगा, 0 होगा। सो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और इस कंडीशन में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इनसाइड अगर आप किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दो तो उस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने अंदर इंड्यूस कर लेगा, तो नेट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, जैसे कि अगर 10⁵ न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है इस डायरेक्शन में, तो ये अपने अंदर इंड्यूस कितना कर लेगा, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सो नेट कितना हुआ इनसाइड में, ऑब्वियसली ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट कितना हो गया, ई नेट 0 हो गया। क्या ये कहानी समझ में आया? सो एक बार फिर से, अगर आप किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो गया है, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो यहाँ पे चार्ज नहीं होता, राइट। सो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस होगा, ई इंड्यूस। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सटर्नल के ऑपोजिट, एक्सटर्नल इधर है और इंड्यूस्ड इधर है। क्लियर है? तो क्योंकि ऑपोजिट होगा और इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 हो रहा है, चार्ज मूवमेंट बंद कर देगा, यहाँ पे आके तो ये चिपक गया, एक्यूमुलेट हो गया। क्या चार्ज मूव कर रहा है? नहीं, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो क्या करंट होगा यहाँ पे, कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, 0।
ठीक है। और जो चार्ज का स्पीड होगा, सॉरी चार्ज का जो वेलोसिटी होगा, उनका अगर एवरेज निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। हम लोग सीख चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो काफी रैंडम होता है, इतना रैंडम होता है कि हम लोग उसे जीरो मान लेते हैं। ठीक है। सो आगे बढ़े तीसरा कहानी की तरफ। अगर लिखना चाहो, नोट करना चाहो तो जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए। इरेज करें, कर दे। ओके। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर को आप एक सेल या बैटरी से कनेक्ट करते तब क्या होगा। तो तब क्या होगा, जैसे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है ना। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे था तो यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज था, राइट, और यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था एक्यूमुलेटेड। ठीक है। जैसे ही आप उस कंडक्टर को उठा के लेके आओगे और सेल से कनेक्ट कर दोगे, वी वोल्ट के सेल से, मान लिया कंडक्टर का लेंथ क्या है, एल है। ठीक है। जैसे ही ये होगा, सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट हो जाएगा ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करने लगेगा, राइट। और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इधर। लेकिन हम लोगों को पता है कि कंडक्टर में मूव कौन करता है, असल में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। नेगेटिव चार्ज अगर इधर से इधर नेगेटिव चार्ज चला जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही इधर आएगा और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज को हटाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर करके इस पूरे कंडक्टर में ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है। सो पहला चीज जो सबसे पहले होगा, जैसे ही आप एक सेल को एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दोगे, सो चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप्स। सबसे पहला क्या होगा कि जो चार्ज एक्यूमुलेशन था वो बंद हो जाएगा। ठीक है। चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के इधर आने लगेंगे। ठीक है। और फिर यहाँ जाने लगेंगे, यहाँ का भी चार्ज खत्म होने लगेगा। जैसे जैसे यहाँ से चार्ज घटने लगेगा, जो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेटेड था, तब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना था ना, ई इंड्यूस। ठीक है। ये कब बना था, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे चार्ज घटने लगेगा तो ई इंड्यूस क्या होने लगेगा, घटने लगेगा और घटते घटते किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो कंडक्टर का ये एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्सटर्नल। ठीक है। और ई इंड्यूस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाएगा, राइट। सो अब बताइए कि ई इंड्यूस्ड अगर जीरो है तो ई इनसाइड क्या हो जाएगा, ई नेट इनसाइड कितना हो जाएगा बताइए। ऑब्वियसली ई एक्सटर्नल प्लस जीरो, क्योंकि इंड्यूस अब जीरो हो गया है। सो इनसाइड में अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। ठीक है। यहां तक समझ में आया। सो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड inside any conductor is zero, is always zero। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये ट्रू है या फॉल्स। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है हमेशा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सो ये क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम लोग जस्ट अभी सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो नहीं है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। कब? जब आप सेल से कनेक्ट कर दिया, मतलब जब चार्ज मोशन में आ गया। सो ई इनसाइड इक्वल टू जीरो होगा ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ये बात ट्रू होगा तब जब चार्ज मूव नहीं करेंगे, लेकिन आप सेल से कनेक्ट करते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगता है, तो चार्ज जब मूवमेंट में आ जाएगा तब ये बात फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू होगा सिर्फ तब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, जब आप सेल से कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। सो ई इनसाइड क्या हो जाएगा, ई इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इंड्यूस तो खत्म हो गया, ये तो गया। सो ये जो एक्सटर्नल है यही इंटरनल होगा, इसके अंदर भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, इरेज कर दीजिए सर।
ओके नेक्स्ट। अब मुझे एक बात बताइए कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और यहाँ पे एक छोटू सा इलेक्ट्रॉन है, मुझे बताइए इसके साथ क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब इधर पॉजिटिव होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, राइट? इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, पता है ना? ये बात पता है आपको कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए तो इधर फोर्स लगता है, और अगर नेगेटिव चार्ज को रख दिया जाए तो इधर लगता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, राइट? इधर फोर्स लगेगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? Q इंटू ई। और फोर्स का वेक्टर फॉर्म पता है आपको? Q इंटू ई, राइट? ये चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। सो इस इलेक्ट्रॉन में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई होगा। सोच के बताइए, ई का डायरेक्शन इधर, फोर्स इधर लग रहा है, सो फोर्स वेक्टर किधर होगा? माइनस ऑफ ई इंटू ई वेक्टर होगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप बताओगे ई इंटू ई। क्लियर है? नेक्स्ट, क्योंकि इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा या एक्सेलरेटेड मोशन में होगा? सोच के बताइए। किसी भी बॉडी पे जब फोर्स लगता है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी में फोर्स है, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन है, ठीक है? इसका मतलब ये कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। तो अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास होता है, राइट? यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो फोर्स क्या है? माइनस ई इंटू कैपिटल ई, सो माइनस ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। ये एक्सेलरेशन है और ये फोर्स है। क्लियर है? इतना क्लियर है? सो इट सीम्स दैट electrons moves with increasing velocity. ठीक है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाए, ऐसा फील हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। दैट मींस वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन बट अभी नो, ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा होता अगर तो क्या होता। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कब पढ़ते हैं? याद दिलाऊं मैं? लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर चार्ज मोशन में है तो मोशन दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है? यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, और नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 नहीं होगा। सो अगर सही में ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है, और एक्सेलरेशन 0 नहीं है, सही में अगर यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन में है, तब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग तब पढ़ेंगे जब चार्ज क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में होगा। दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। दैट मींस एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। बट यहाँ पे तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन, ऐसा फील हो रहा है हम लोगों को कि एक्सेलरेशन हम लोग निकाल पाए। दैट मींस ये चार्ज क्या होगा? वेलोसिटी अपना इंक्रीज करते रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच में क्या करते? जंप कर जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? समझते हैं, ठीक है? ऐसा फील हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा करेगा? अपना वेलोसिटी को इंक्रीज करते रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखते हैं। एक कंडक्टर है, इसमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम लेते हैं, ये है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक? ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही थोड़ा दूर जाता है, ठीक है, जैसे ही थोड़ा दूर जाएगा, यहाँ पे एक कर्नल प्रेजेंट है। आपको पता है कर्नल क्या होता है? कर्नल होता है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एन एटम। इसका मतलब कि एक एटम है, ये न्यूट्रल है, राइट? यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, तब ये एटम कैसा बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ये पॉजिटिव हो गया ना, इसे कहते हैं कर्नल, या आयन भी कह सकते हैं, ठीक है? कर्नल, ठीक है? सो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके साथ कोलाइड कर जाएगा अथम, इसे जाके कोलाइड कर देगा, मतलब इससे जाके टकरा जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इससे टकराया, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से टकराएगा, उसके बाद फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे टकराएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है,
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारा कर्नल्स बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्री जगह नहीं है जो स्पीड अपना बढ़ा पाए। हाँ, नो डाउट वो बहुत कम टाइम तक एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है, लगभग 5 × 10⁸ मीटर। इतना कम डिस्टेंस जैसे ही एक्सेलरेशन में आना चाहता है तो फिर से कर्नल से टकरा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अपना वेलोसिटी बढ़ा के किसी कर्नल से टकराएगा, क्या होगा? जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा होगा इसका काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन का बढ़ रहा होगा, लेकिन जैसे ही कोलिजन होगा ये अपना कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा, राइट? कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ इसको दे देगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे मान लिया कि ऐसे आया, फिर से वो अपना वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, फिर से कोलिजन होगा, फिर से इसका काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। सो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा, और ये इतना कम टाइम में होगा कि अगर बाहर से देखा जाए तो ऐसा फील होगा, बाहर से देखा जाए तो ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और ये वेलोसिटी कोलिजन्स के कारण इतना स्लो होगा, लगभग 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर में होगा। और इस स्लो वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका एक्सप्रेशन हम लोग थोड़ी देर बाद ड्राइव करेंगे। ठीक है, होता क्या है कि ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे, जैसे ऐसा फील हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, मतलब इसके पास एक्सेलरेशन आएगा, मतलब इसका वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपना वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहता है, जाके कर्नल से टकरा जाता है और अपना वेलोसिटी को कम कर लेता है। कैसे वेलोसिटी कम हो जाता है उसका? जैसे ही वो किसी कर्नल से टकराता है उसका काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप कर जाता है। काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप करने से उसका वेलोसिटी भी कम हो जाएगा, फिर से इंक्रीज करेगा वेलोसिटी, फिर से क्या होगा? अच्छा, फिर से क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया हुआ है, ठीक है, इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, राइट? ये फोर्स के कारण इसका वेलोसिटी फिर इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ये इतने कम टाइम के लिए होगा कि इतने कम टाइम के लिए ये होगा कि ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है, जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इतना क्लियर है? नोट कर लीजिए, नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लीजिए। ओके, सो दो टर्म हम लोगों को पढ़ना है, इरेज कर दे, इरेज कर दे इसे। ओके, तो असल में होता क्या है, मान लिया कि यहाँ एक कर्नल है, यहाँ एक कर्नल है, ठीक है, यहाँ एक कर्नल है, यहाँ एक कर्नल है, और यहाँ एक कर्नल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ तक गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से टकराएगा, और उसके बाद लेट सपोज इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पहुँचा। ठीक है, तो असल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इलेक्ट्रॉन? यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ठीक है, सो डिस्टेंस काफ़ी ट्रैवल किया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किया जाए तो वेलोसिटी काफ़ी आएगा, ऑब्वियसली आता है काफ़ी। ये वेलोसिटी 10⁵ मीटर/सेकंड के ऑर्डर में होता है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना। ठीक है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस पूरे कहानी में? मेरे ख्याल से कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? जस्ट कितना हुआ, राइट? और इस जरा सा डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा? इतना ज्यादा टाइम लगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस किया या ड्रिफ्ट किया, ये चीज है ड्रिफ्ट। कि असल में इलेक्ट्रॉन तो पूरा घूम के इधर इतना सारा जगह घूम के आया, लेकिन अपना इनिशियल पॉइंट से इधर इसको जाना था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। हम लोग मान लिए ये एक्सटर्नल किधर है? इधर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा, राइट? फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इतना घूमते फिरते कितना कम डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ ट्रैवल किया। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट किस वेलोसिटी से होगा? 10⁻⁻⁴ मीटर/सेकंड इस ऑर्डर में होगा। क्लियर है? ये 10⁻⁻⁴ मीटर/सेकंड इस ऑर्डर में होगा, और इसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब समझ में आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? कि इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करता है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दो टर्म हम लोगों को जानना है, ये इरेज कर दे। ओके, ओके, सो पहला है रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है?
इसे टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कि इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे कोलाइड किया, उसके बाद अगली बार कहाँ पे कोलाइड करेगा? यहाँ पे। इसके बीच जो टाइम लगा ये होगा, क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। यहाँ से इन दोनों कोलिजन के बीच में क्या कोई कोलिजन है? नहीं। सो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम मिलता है वो है रिलैक्सेशन टाइम। सो ये अगर टाउ 1 है, ये टाउ 2 है, ये टाउ 3 है, ये टाउ 4 है, ठीक है, इस तरह से। सो हम लोग निकाल सकते हैं ना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ ए वी जी बोलेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा टाउ ए वी जी बोलेंगे, मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ एवरेज ये होगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ एन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोगों को पढ़ना है फ्री पाथ। फ्री पाथ, फ्री पाथ क्या है? इट इज द distance between two successive collisions। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फ्री पाथ। ये कोलिजन है, ये कोलिजन है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फ्री पाथ। सो लैम्डा 1, फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक। सो ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2, ये लैम्डा 3, ये लैम्डा 4, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हम लोग मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं? मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ मतलब कि लैम्डा एम। मीन फ्री पाथ हो जाएगा ये सारा पाथ का जो एवरेज होगा वो होगा, ठीक है। सो लैम्डा एम इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा एम डिवाइडेड बाय एन। क्लियर है? ये जो प्लस लैम्डा एन है डिवाइडेड बाय एन। सो समझ में आया ये दो टर्म। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ कोलाइड किया और फिर यहाँ गया और यहाँ कोलाइड किया। सो इन दो कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है फ्री पाथ। सो रिलैक्सेशन टाइम का हम लोग एवरेज निकाले और फ्री पाथ का हम लोग मीन निकाले, ठीक है। सो इस तरह से एवरेज निकाले, इस तरह से मीन निकाले। ये दोनों टर्म का जरूरत पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं और उसका एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। यस, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोगों को पता करना है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ये अगर जानना चाहो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन है इट इज द एवरेज velocity of free electrons with which it gets drifted inside the conductor opposite to the direction of electric field। See, drift velocity क्या है? It is the average velocity of free electrons with which it gets drifted inside the conductor opposite to the direction of electric field। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ड्रिफ्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। और किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर पूछे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर जितने सारे भी इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है उनका एवरेज, वो कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है।
तो इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है ये हम लोगों को पता लगाना है। सो हम लोग लिख चुके हैं, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं इरेज करूंगा, कर दूं। समझ में आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ओके, सो हम लोगों को पता लगाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। ये चीज हम लोगों को पता चला कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे कि यहाँ पे दो कंडल बनाए, ठीक है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया और इसे हिट किया, ठीक है। हिट करने के बाद इसका वेलोसिटी कितना था, u1 है, और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में गया होगा, यहाँ पहुँच के इसका वेलोसिटी कितना हो गया, सॉरी v1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से ये मे भी इधर जा रहा होगा, ठीक है। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसके लिए दो कर्नल बनाते हैं, ठीक है। और इस बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर आया, इसे हिट किया u2 वेलोसिटी से, उसके बाद फिर यहाँ से ये यहाँ आया और फिर यहाँ से लेट सपोज इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी v2 है। उसी तरह से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन बनाए तो यहाँ दो कर्नल लिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन लेट सपोज यहाँ है, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ आया u3 और फाइनली यहाँ से ये यहाँ गया v3, ठीक है। सो ऑब्वियसली इनके बीच इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, एक्सेलरेट किया होगा। ये u1 है, ये v1 है, ये u2 है, ये v2 है, ये u3 है, ये v3 है, और इनके बीच जो एक्सेलरेशन रहा होगा वो कितना होगा, यहाँ और यहाँ। बताइए एक्सेलरेशन आप बता पाओगे? एक्सेलरेशन हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है -e/m। ये हमने डिराइव किया था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो -e/m, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो क्या हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकते हैं v1 इक्वल टू u1 प्लस ए। कितना टाइम तक एक्सेलरेट किया होगा सोच के बताइए। ये टाइम क्या है, मेरे ख्याल से टाउ 1 है, राइट। ये टाइम क्या है, टाउ 2 है। ये टाइम क्या है, टाउ 3 है, राइट। सो v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ 1, ठीक है। v2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन का क्या लिख सकते हैं, ये u2 प्लस ए टाउ 2, ठीक है। एक्सेलरेशन तो हर एक इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और मास पे। हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है। एक कंडक्टर के बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया तो हर एक इलेक्ट्रॉन को उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम होता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का। उसी तरह से v3 कितना लिख सकते हैं, u3 प्लस ए टाउ 3। बेसिकली हम लोग जानते हैं ना v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन हम लोग तब यूज कर सकते थे जब हम लोगों का एक्सेलरेशन क्या होता था, कांस्टेंट होता था। ये इक्वेशन यूज करने का ये क्राइटेरिया था कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या एक्सेलरेशन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कांस्टेंट है, हाँ एक्सेलरेशन सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कांस्टेंट है, सबके लिए ए है, ठीक है। उसी तरह से क्या आप मुझे बता पाओगे कि nth इलेक्ट्रॉन का क्या होगा फाइनल वेलोसिटी? ये मेरे ख्याल से होगा un प्लस ए टाउ n, ठीक है। अगर इतना हम लोगों को पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना v ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या, बताइए। ये हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख दे, ऑब्वियसली ये इक्वेशन वेक्टोरिकली लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ए के ऊपर में वेक्टर थे या टी के ऊपर में, टी तो स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो v ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये होगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एवरेज किस तरह से निकाले, यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनका वेलोसिटी का एवरेज कैसे निकाले? मेरे ख्याल से v1 लेंगे, उसे ऐड करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v2 से, उसे ऐड करेंगे v3 से, डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय n, ये है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन v1 v2 v3 vn सारा का सारा वैल्यूज हम लोग निकाल कर रखे, v1 की जगह में ये लिख सकते हैं, v2 की जगह में ये लिख सकते हैं, v3 की जगह में ये लिख सकते हैं। जब ये वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए u वाला टर्म्स को एक जगह में अगर रखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un, ठीक है। ये वेक्टर में डिवाइडेड बाय n अलग कर लिया हम लोग, ठीक है। प्लस ए सब में कॉमन है ना, सब में ए क्या है, कॉमन, तो ए बाहर चला गया, ठीक है। और ये हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, राइट। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। सी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कोलिजन से पहले देखिए जो u1 u2 u3 ये सब का अगर एवरेज निकाले तो u एवरेज निकलता था, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का रैंडम वेलोसिटी होता था, ठीक है। सो u एवरेज इक्वल टू हम लोग याद है 0 लिए थे,
यू एवरेज क्या है 0, और यू एवरेज कैसे निकलता है u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un बाय n। तो ये तो यू एवरेज है, ये 0। इस तरह से समझ सकते हैं, या आप ये मान के चल सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है तो इनिशियली सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या था, रेस्ट पे था, ठीक है। लेकिन ये मानना ज्यादा करेक्ट है कि ऑलरेडी मोशन में था, लेकिन उनका मोशन कैसा था, रैंडम मोशन था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम मोशन था, हम लोग एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या लिए 0। तो ये हम लोगों का 0 आ गया। तो फाइनली हम लोगों को वी ड्रिफ्ट क्या मिला, ए इंटू, मुझे बताइए इसे क्या लिख सकते हैं, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाय n। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसे टाउ एवरेज लिख सकते हैं ना। फाइनली ई की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। क्या हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन ये होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ई टाउ माइनस ई बाय एम। सो एक्सेलरेशन की जगह में लिख दिया ई बाय एम, और यहाँ पे टाउ एवरेज। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हम लोगों को फॉर्मूला मिला वो क्या है, वी ड्रिफ्ट इक्वल्स टू माइनस ई टाउ अपॉन एम। यहाँ से एक बात जो पता चल रहा है वो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। कैसे, आप खुद सोचो कि ये अगर एक कंडक्टर है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, राइट। किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, ये नेगेटिव साइन वो बता रहा है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो कितना होगा, सिंपली ई टाउ एवरेज, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। सो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। जहाँ पे ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टाउ एवरेज क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग ड्राइव किए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है, क्लियर है, इरेज कर दे, ओके। देखिए अगर ऐसा दिया रहा है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का हम लोगों को ये लैम्डा एम मीन फ्री पाथ दिया रहा है, ठीक है। अगर मीन फ्री पाथ दिया रहा है और क्या दिया रहा है, ये टाउ एवरेज दिया रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मीन फ्री पाथ दिया रहा है और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दिया रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपली होता है मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में आ जाए, ठीक। ये नंबर 1, कुछ पॉइंट्स देख ले रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 सेकंड पॉइंट कि हम लोगों को मिला वी ड्रिफ्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड का अगर बात करें तो ई टाउ एवरेज अपॉन एम, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे दिया रहेगा, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। अब V वोल्ट का अगर बैटरी है, कंडक्टर का लेंथ अगर L है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग V के फॉर्म में लिखना होगा। क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को V के फॉर्म में लिख सकते हैं, बताइए। क्या हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा V इक्वल टू होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, E इंटू डेल्टा एक्स, ये चीज़ पता है आपको। तो डेल्टा V की जगह में ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, E की जगह में हम लोग E लिख दिए, डेल्टा एक्स क्या होगा, कंडक्टर का लेंथ होगा L। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, E का वैल्यू V बाई L, ये हम लोगों को पता चला। क्या हम लोग इस E का वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, यस। अगर E के इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ V मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा E V टाउ एवरेज बाय M इंटू L। बताइए ये फॉर्मूला क्लियर है। सो मेन फॉर्मूला हम लोगों का है ये वेक्टर फॉर्म में, ये स्केलर फॉर्म में, ये मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसे आप याद रखिएगा कि वी ड्रिफ्ट इक्वल टू होता है ई वी टाउ एवरेज बाय एम एल। अब किसी किसी बुक में यहाँ एवरेज नहीं देता है, जिस समझ लेना है ई वी टाउ बाय एम एल, आपको समझ लेना है कि टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, क्लियर है।
कितना क्लियर है? ओके, सो हम लोग ड्राइव किए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से कोई रिलेशन है? हम लोगों को मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी v ड्रिफ्ट इक्वल टू e टाउ बाय m, या इसी को कह सकते हैं e v टाउ बाय m l। ठीक है, क्या इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट से कोई रिलेशन है? हम लोग निकाल सकते हैं, देखते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग दे सकते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी and electric current। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन? ठीक है, ये रिलेशन हम लोग जानने के लिए एक कंडक्टर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और इस कंडक्टर में दो हम लोग क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, एक ये लिए, दूसरा क्या है ये। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन का नाम 1 दिए और इस क्रॉस सेक्शन का नाम 2 दिए। ठीक है, हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट किए। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद मान लो कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है सारा का सारा, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेट सपोज इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या इधर आ रहा है। हम लोग dt टाइम तक देखे, हम लोग क्या किए dt टाइम तक ऑब्जर्व किए और देखे कि इलेक्ट्रॉन पहले सरफेस से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम लोग मान लिए कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कंडक्टर का वो है कैपिटल A। ठीक है, सो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ बाहर निकला। सो यहाँ से E E E E बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स गया। ठीक है, dt टाइम्स में अच्छा ये इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, राइट। सो dt टाइम में कितना डिस्टेंस ये कवर किया होगा? मेरे ख्याल से dt टाइम में ये डिस्टेंस कितना कवर किया होगा v ड्रिफ्ट इंटू dt। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इंटू या स्पीड इंटू टाइम। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये dt। ठीक है, क्लियर है? सो ये डिस्टेंस इतना है। ठीक है, हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, ये n, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि पहले क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है dt टाइम तक। क्या ये हम बता सकते हैं कि dt टाइम में जितना भी इलेक्ट्रॉन निकला होगा मैक्सिमम कहाँ तक गया होगा? इस पॉइंट तक गया होगा, राइट, यहाँ तक गया होगा, इस क्रॉस सेक्शन तक गया होगा। तो dt टाइम में इससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है, इस क्रॉस सेक्शन से पास किया है, क्या ये इस शेडेड रीजन में जितना इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर होगा? सोच के बताइए, ये जो रीजन है इस रीजन में जितना इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर होगा। आप खुद सोचो कि जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक मान लो टैप है। ठीक है, उससे वाटर गिर रहा है। ठीक है, इस टैप से क्या है वाटर गिर रहा है। हम लोग dt टाइम तक देखे, अगर dt टाइम तक देखे और बोले कि इस टैप के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना वाटर पास किया, ये कैसे पता लगाए? तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास लगा दे और dt टाइम तक इस ग्लास में वाटर आने दे। ठीक है, तो इस ग्लास में जितना वाटर होगा dt टाइम में उतना ही इस क्रॉस सेक्शन से निकला होगा, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना वाटर गिरेगा वो ग्लास में ही तो जाएगा। उसी तरह से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा वो इतना दूर तक ही तो जाएगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी, ऐसे ऐसे पूरा का पूरा सीरीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत है, इधर मूव कर रहे हैं सारे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये लिया होगा। ठीक है, ये इजी है। सो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स है इस शेडेड रीजन में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही पास किया होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज पास्ड थ्रू क्रॉस सेक्शन 1 will be equal to number of electrons in the shaded region। ठीक है, टोटल चार्ज पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन 1, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना चार्ज पास किया है वो इक्वल टू होगा इस शेडेड रीजन में जितना चार्ज है इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है इनटू E। क्लियर है? क्योंकि ये तो नंबर बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेडेड रीजन, ये नंबर बताया मान लो 1 लाख। ठीक है,
इनटू अगर ई करेंगे तभी तो ये टोटल चार्ज पता चलेगा। टोटल चार्ज पास थ्रू क्रॉस सेक्शन 1, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास किया है। दो अलग अलग चीजें, एक नंबर है दूसरा चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो टोटल चार्ज को हम लोग अगर मान ले कि ये dq है, मान लिया कि इस शेडेड इस रीजन से dq चार्ज पास किया, तो इस शेडेड रीजन में dq चार्ज होना चाहिए। ये कितना होगा, देखिए अगर ये चार्ज टोटल चार्ज अगर dq है तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेडेड रीजन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसे अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, सी n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, n इंटू v। सो इस रीजन में इस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है ये कैसे पता लगाया जाए, सो n इंटू वॉल्यूम कितना होगा इसका, इस रीजन का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। ये एरिया हम लोगों को पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ये हम लोगों को पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है a है, और लेंथ क्या है बताइए, लेंथ क्या है vd इंटू dt, ये लेंथ है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना होगा v ड्रिफ्ट इंटू dt। सो ये हो जाएगा, सो वॉल्यूम की जगह में क्या दे a इंटू vd इंटू dt। सो ये क्लियर है। सो dq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू a इंटू vd इंटू dt, ठीक है। सो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेडेड रीजन इंटू e। क्या ये बात क्लियर है, मतलब कि बहुत ही सिंपल है, ये ऐसे समझिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, मतलब इस एरिया से जितना चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पास किया है वो कितना दूर गया होगा, कितना डिस्टेंस गया होगा। अब इस रीजन में dt टाइम्स तक, ठीक है, इस रीजन में जितना इलेक्ट्रॉन्स है फंसा हुआ उतना ही तो इस एरिया से पास किया होगा, सोच के देखिए, ठीक है। सो इंटू ई, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए ये dt को हम लोग नीचे लेके आ जाए, सो ये हो जाएगा dq dt इक्वल टू NAVDE, तो हम लोग लिख सकते हैं NEA v ड्रिफ्ट, ठीक है। और dq dt क्या होता है बताइए, dq dt सुना हुआ लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है, dq dt होता है I, सो I इक्वल टू NEA v ड्रिफ्ट। ये काफी फेमस इक्वेशन है और यही है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आपको क्या मिला, I इक्वल टू NEA v ड्रिफ्ट। इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। I इक्वल टू NEA v ड्रिफ्ट, ठीक है। सो क्लियर है। वो डेरिवेशन देखे, पहला तो डेरिवेशन देखे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, दूसरा डेरिवेशन ये भी एक टाइप का डेरिवेशन है, हम लोग देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है, और ये रिलेशन हम लोगों के सामने आया I इक्वल टू NEA VD, जहां पे सभी चीज को मैं डिफाइन कर दूं। ओके, I क्या है करंट, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। E क्या है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और उसके बाद VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।